एल्कीन है। अच्छा, अब जब भी आपने किसी कंपाउंड को सिस ट्रांस के लिए देखना है कि ये सिस ट्रांस शो कर सकता है कि नहीं, तो डबल बॉन्ड तो नेचुरली आपको दूर से नजर आ जाएगा, बट जो सेकंड कंडीशन है कि डबल बॉन्ड पे कार्बन्स को डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो कंडीशन नहीं पूरी हो रही तो वो सिस ट्रांस नहीं बनाएगा। तो उसके लिए आपने करना ये होगा कि जो डबल बॉन्ड के कार्बन्स हैं इनको ओपन करके ड्रॉ कर लें इस तरह से। डबल बॉन्ड के ऊपर ज्योमेट्री और शेप हमेशा ट्राइगोनल प्लानर ही होगी, तो उसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो डबल बॉन्ड के कार्बन्स हैं उन पे क्या क्या चीजें अटैच्ड। ठीक है, सलाम आ जाओ। तो जब हम इस कंपाउंड को ओपन करेंगे डबल बॉन्ड पे, we see कि this carbon is attached with hydrogen and methyl group। ठीक है ना, आपने ये नहीं सोचना कि डबल बॉन्ड का जो कार्बन है वो कार्बन के साथ बॉन्डेड है। दूसरा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हर एक कार्बन कार्बन से बॉन्डेड होता है ना चेन में, आपने पूरा ग्रुप देखना है कि वो है क्या। तो इस कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा ये मिथाइल है CH3, तो ये दोनों डिफरेंट है। दूसरा जो कार्बन है डबल बॉन्ड का, उस पर क्या चीजें अटैच हैं ये आप लोग बताएं, क्योंकि ये एज अ टीचर मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है इन चीजों को सॉल्व करने में। सो इस कार्बन पे हाइड्रोजन मिथाइल है, दूसरे कार्बन पे क्या चीज अटैच्ड, एक हाइड्रोजन है और ताऊ शाबाश, ये CH2COOH, ये पूरा ग्रुप है। इस पूरे ग्रुप को देखना आपने, खाली इस CH2 या इसके कार्बन को नहीं देखना। अभी मैंने कहा कि कार्बन हर कार्बन से बॉन्ड होगा, इस तरह तो किसी का सिस ट्रांस नहीं बनेगा। तो ये पूरा ग्रुप है CH2COOH। अच्छा, अब अगर ये ग्रुप इस तरह से बड़ा है या इससे भी बड़ा है चेन, तो आप उसको R लिख सकते हैं पेपर में। ठीक है ना, बड़े साइड ग्रुप को R लिख सकते हैं। एग्जामिनर R लिख दे तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो कोई ग्रुप है ये हाइड्रोजन से डिफरेंट है बस। आपने इस टेंशन में नहीं आना कि ये R में क्या चीजें और क्या नहीं। अब इसको मैं इधर R लिख रहा हूँ, R एंड हाइड्रोजन डिफरेंट, मिथाइल एंड हाइड्रोजन डिफरेंट, इट मींस ये कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमर बनाएगा। और इनफैक्ट मैंने ऑलरेडी एक ड्रॉ कर दी है। तो कौन सा आइसोमर बना, ये वाला सिस है, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, एक साइड पर है, सेम साइड, सिस मीन सेम साइड। तो ये सिस है, इसका अगर ट्रांस बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन फ्लिप कर दें, नीचे स्विच कर दें उसको। ठीक है, तो वो आप किस साइड से हाइड्रोजन नीचे स्विच करते हैं इसकी कोई टेंशन नहीं, आप इसको नीचे ले आओ या इसको ले आओ। टिपिकली हम राइट साइड वाले को नीचे दिखाते हैं। सो दिस इज सिस और इसका ट्रांस बनेगा। शेप आपने ट्राइगोनल प्लानर ही रखनी है, ठीक है ना, 90 डिग्री पे आइसोमर्स नहीं बनाने, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। अब अगर एक हाइड्रोजन में नीचे स्विच कर दूं, R ऊपर चला जाएगा और ये CH3 इधर होगा, दैट इज ट्रांस। अच्छा, अब ये एग्जांपल कल जो हम कर रहे थे 1,2 डाइब्रोमोइथीन वाली, उसके आगे एक हमने और ऐड की, एक दो एग्जांपल और ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये जो कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया है ऊपर बोर्ड पे थर्ड नंबर पे, मुझे आप लोग पहले ये बता दें कि व्हाट टाइप ऑफ फार्मूला इज दिस, स्ट्रक्चरल है, डिस्प्लेड है, स्केलेटल है, कौन सी टाइप का फार्मूला है ये डिस्प्लेड फार्मूला नहीं है। और ब्लॉक अब मॉलिक्यूलर ना कह देना प्लीज, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। देखो मैंने बॉन्ड्स नहीं दिखाए हुए, इवन ये भी स्ट्रक्चरल है। इसको आप डिस्प्लेड कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन इसमें हमने R ओपन नहीं किया। हाँ, लेकिन इसमें भी हमने R चूंकि ओपन नहीं किया तो ये भी फुली डिस्प्लेड नहीं है, लेकिन फिर भी इससे हमें ग्रुप्स की जगह तो पता चल रहा है, बॉन्ड्स पता चल रहे हैं, इधर भी पता चलते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो ये बात इस स्टेज पे सिर्फ मैंने रिकैप करने के लिए की थी, इसकी तरफ हम नहीं फोकस करेंगे, हम सिर्फ ट्रांस को फोकस करेंगे। अब आपने नोट करना है जो थर्ड एग्जांपल है, इसमें मेरे पास दो डबल बॉन्ड्स,
दोनों डबल बॉन्ड्स पे आपने सिस ट्रांस के लिए उसको चेक करना है, दोनों डबल बॉन्ड्स के ऊपर देखना है कि कंडीशंस पूरी हो रही हैं कि नहीं। अगर हो रही हैं तो एक डबल बॉन्ड का सिस ट्रांस अलग बनेगा, दूसरे डबल बॉन्ड का सिस ट्रांस अलग बनेगा। ठीक है, तो लेट्स ट्राई द फर्स्ट वन। इस डबल बॉन्ड को आप चेक कर रहे हैं। जब इस डबल बॉन्ड को चेक करना है ना, तो खाली चेक नहीं करना आपने। देखिए, ऑर्गेनिक में एक चीज हमेशा मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो मुश्किल थोड़ा लगे आपको, उसमें आपने कोई 5-7 सेकंड्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, सोचना होता है उसको जरा। लेकिन उससे ज्यादा अगर लंबी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना, 15-20 सेकंड, फिर यू बी स्टक इन दैट क्वेश्चन, आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगी उसकी। लेकिन अगर आपने 1-2 सेकंड की भी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की, बस शुरू कर दिया, फिर भी वो गलत होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसको अगर मैं देखता हूँ ना कि इसके सिस्टम्स बनेंगे कि नहीं, तो मैं सोचूंगा नहीं बहुत ज्यादा। एक काम जो मैं फौरन कर दूंगा वो ये होगा कि मैं इसका ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस तरह से करके बना लूंगा। ठीक है ना, ये वाला, क्योंकि हमने ट्राइगोनल प्लानर ही दिखाना होता है इसको, शेप। अच्छा, अब ये कार्बन है ये, और ये कार्बन है ये। अब आप लोग मुझे बताएं कि इस कार्बन पे क्या क्या चीजें अटैच्ड है। इस पे एक हाइड्रोजन है और दूसरा मिथाइल है। ठीक है, दूसरे कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, और फिर ये CH2 CH और ये सारा। अब इतना बड़ा कौन बोलेगा, इसको हम R लिख देंगे ना, आपको जरूरत है लिखने की पेपर में बड़ा सारा करके R लिख दें बस। तुम अब आपने देखना है कि कंडीशन पूरी हुई है कि नहीं, तो हो गई। इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये सिस बना हुआ है ऑलरेडी। अब इसी डबल बॉन्ड के ऊपर मैंने इसको ट्रांस बनाना है, तो मैं ट्रांस के लिए अगेन हाइड्रोजन को स्विच कर दूंगा। लेकिन जब आप सेकेंड डबल बॉन्ड पे देखते हैं, देखो सेकेंड डबल बॉन्ड पे जो लेफ्ट वाला कार्बन है वो तो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है, नो डाउट। इस कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड, इस पे हाइड्रोजन और ये पूरी बड़ी चेन आर अटैच्ड। तो ये तो डिफरेंट है। लेकिन जब मैं दूसरे कार्बन को देखता हूँ तो उस पे दोनों हाइड्रोजन हैं, तो ये सिस ट्रांस की कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। इस पे दोनों ग्रुप सेम हो गए, सेम। जब सेम हो गए तो यहाँ इस डबल बॉन्ड पे ये सिस ट्रांस नहीं बना सकता। ये बात समझ आ रही है कि नहीं। इस कंपाउंड का एक ही सिस एंड ट्रांस बनेगा। सेकंड डबल बॉन्ड पे two atoms or groups attached are similar, so no cis trans। इसके साथ इधर लिख लें कि इस जगह पर no cis trans, क्योंकि ये सेकंड कार्बन के ऊपर सेम atoms और ग्रुप्स। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल इसमें ऐड करेंगे, फिर ये कुछ हद तक मेरे ख्याल से कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर इसमें कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो पूछे साथ साथ। अच्छा, अब होगा क्या कि बहुत दफा आपको क्वेश्चंस में ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिनमें एग्जामिनर आधा स्ट्रक्चर डिस्प्लेड बनाएगा, आधा स्ट्रक्चरल बना देगा। तो आपने इस टेंशन में नहीं पड़ना कि इसने आधा इस तरह क्यों बनाया, आधा स्केलेटल क्यों बना दिया। आपने क्वेश्चन पे फोकस करना बस। अब इस कंपाउंड के आपको सोचने हैं सिस एंड ट्रांस। सिर्फ सोचने नहीं है बल्कि बनाने भी हैं। तो दो डबल बॉन्ड है, दोनों को अलग से चेक करें जैसे मैंने यहाँ पे किए। और अगर आपको लगता है कि इनके सिस ट्रांस बनते हैं तो ड्रॉ भी करें। ठीक है, ट्राई एंड ड्रॉ इट, बनाए शाबाश।
एट अ टाइम एक डबल बॉन्ड के सिस ट्रांस बनेंगे, ठीक है, दोनों के ऊपर आप सिस ट्रांस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब देख, इस कार्बन पे ब्रोमीन है और ये जो CH2 ग्रुप है ये कोई इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं CH2CH3, बट इससे बेहतर है आप इसको C2H5 लिख दें, इथाइल, ठीक है। नहीं लिखा, ओपन करके लिखा है, R लिखा है, सब ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन को इंस्ट्रक्शंस हो फिर उनको पढ़ना है आपने, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे कहे कि जी इन दिस क्वेश्चन यूज R1 R dash to show different groups present on carbon other than hydrogen, तो हाइड्रोजन तो फिर आप लिखेंगे या हेलोजेंस, बाकी को फिर आपने उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वैसे ही लेबल करना है। तो इसमें नहीं है तो मैं इसको C2H5 लिख दूंगा। दूसरा जो कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन है और ये काम अच्छा खासा खराब हो गया है, चले कोई बात नहीं। और दूसरा इस पे, इसको मैं R कह दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपसे सिलेबस से ऊपर चला गया लेकिन चले कोई बात नहीं। अच्छा, अब सेकंड इसका मैं ट्रांस बताता हूँ आप लोगों को, या ये सेस है ये बताता हूँ। इस डबल बॉन्ड पे देखें, ये आसान है, इस डबल बॉन्ड पे मेरे पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं देखें, एक हाइड्रोजन है और फिर इस कार्बन के ऊपर ये बड़ा सारा ग्रुप है, ये भी डबल बॉन्ड वाला सारा, ये इस कार्बन के लिए R ग्रुप है, ठीक है ना। इस कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन और फिर ये सारा R, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन। तो फर्स्ट डबल बॉन्ड को तो मैंने टच नहीं किया, अभी मैं आऊंगा उसकी तरफ, क्योंकि मैंने कहा था अभी थोड़ा सिलेबस से ऊपर चला गया। ये डबल बॉन्ड पे जो बना है ना स्ट्रक्चर, ये ऑलरेडी सिस है, इसमें दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे हैं, सेम साइड पे हैं, तो ये इसका सिस है। अगर मैं इसका ट्रांस बनाता हूँ तो मैं हाइड्रोजन को स्विच कर दूंगा, नीचे ले आऊंगा, फिर इसका ब्रोमीन ऊपर चला जाएगा, ये इसका ट्रांस है। अच्छा, अब देखें ये बात समझ आ रही है ना, इसकी तो समझ आई ना, सिस ट्रांस हाइड्रोजन के साथ मैंने बना लिया। इसमें क्या चीज है जो समझ नहीं आई फॉर एग्जाम्पल, या कौन सी चीज है जो डिफरेंट हो गई है, मुश्किल हो गई है, जिसको मैंने कहा ये आपके सिलेबस से थोड़ा ऊपर चला गया। आई मीन इफ आई आस्क यू वेदर इट इज सिस और ट्रांस, आप बता सकते हैं आप लोग मुझे ये सिस है ये ट्रांस है? नहीं, ये जो कार्बन है ना ये वाला, इस पे ये हाइड्रोजन और R डिफरेंट है, डिफरेंट है ना, ये ब्रोमीन और ये डिफरेंट है, तो ये इस जगह पर सिस ट्रांस बनेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैन यू पीपल टेल मी इज इट सिस और ट्रांस, बता सकते हैं जितनी कम से कम ऑर्गेनिक केस में आपने पढ़ी अभी तक मेरे से या अदरवाइज, तो नहीं बता सकते। उसकी रीजन ये है कि आप नोट करें अभी तक जितनी भी एग्जांपल्स मैंने कराई थी इंक्लूडिंग दिस एग्जांपल आल्सो, इनमें क्या हो रहा था कि एटलीस्ट 2 एटम सेम थे, टिपिकली हाइड्रोजन्स। इसमें क्या हुआ कि ये सभी डिफरेंट हो गए, ये बात समझ आ रही है, सारे डिफरेंट हो गए, सारे ग्रुप्स डिफरेंट हो गए, मतलब ये इससे डिफरेंट, ये इससे डिफरेंट और ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैम्ब्रिज में हमारे सिलेबस में है नहीं, कि अगर कार्बन के ऊपर जो 4 ग्रुप्स लगे हैं अगर वो सारे ही डिफरेंट हो एक दूसरे से फिर उसके आइसोमर बनेंगे, उनके एमआर से। जो लाइटर ग्रुप्स हैं उनको एक साइड पे कर देते हैं, सिस बन जाएगा। जब लाइटर एक साइड पे करेंगे तो हैवियर एक साइड पे होंगे ऑब्वियसली, फिर लाइटर को स्विच करते तो वो ट्रांस बन जाता है। ये तो चले थोड़ी सी मुश्किल बात है, लेकिन अगर ये एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि अगर आपके पास कार्बन पे हैलोजेंस हैं तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, देखिए 10-12 साल पहले ये था सिलेबस में बाय द वे, बल्कि पोलैरिटी की बेसिस पे भी थे, फिर उन्होंने ये निकाल दिए। उसकी रीजन ये है कि वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह केमिस्ट्री में एक्सप्लेन नहीं था। अब
सिस ट्रांस आइसोमर में लेटेस्ट नोटेशन आ गई है ना, सिस एंड ट्रांस पुराना हो गया, अब हम इसको एजी फॉर्म बोलते हैं। तो अभी तक उन्होंने इसको कैम्ब्रिज में नहीं डाला ए और जी फॉर्म को, तो ये उससे एक्सप्लेन होता बाय द वे। लेकिन आपसे जो चीज पूछी जा सकती है स्टिल फ्रॉम एन एग्जांपल व्हिच इज बियॉन्ड सिलेबस is simply a question whether this compound could show cis trans isomer or not. आपने कंडीशन सोच के बता देना। तो कंडीशंस क्या थी? डबल बॉन्ड होना चाहिए और जो कार्बन है डबल बॉन्ड पे, उन पे ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। तो ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, तो ये बनाएगा। अगर एग्जामिनर आपसे कह दे कि ये सिस है, आपसे पूछेगा नहीं कि ये सिस है ये ट्रांस है, तो इसका ट्रांस पूछ सकता है फिर वो आपसे। अगर ये सिस है तो मैंने एक साइड पे ग्रुप्स को फ्लिप कर देना बस। और ये सिस कैसे है? फ्लोरीन और क्लोरीन का एमआर कम है, AR कहते हैं टेक्निकली। तो लाइटर एक साइड पे है, लेस एमआर वाले तो हैवियर एक साइड पे। जब एक साइड पे लाइटर है तो सिस, और अगर फ्लोरीन नीचे ले आऊंगा तो ट्रांस हो जाएंगे। शायद थोड़ा सा बाहर चला गया सिलेबस से कॉन्सेप्ट, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये जो ब्रोमीन 80 है, ये 29 है, इसका ज्यादा एमआर बन रहा है। तो ये लाइटर एक साइड पे, ये सिस है, इसका ट्रांस अगर हम बनाएंगे तो फिर आप इसको स्विच कर दें, और ऊपर ले जाएं, हाइड्रोजन नीचे ले आए। लेकिन ये आपसे स्केचिंग इसकी कोई नहीं मांगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे ग्रुप डिफरेंट हो गए। लेकिन जो असल चीज मैंने बतानी थी ना, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। अगर ये सिस है और ये ट्रांस है, तो जो असल चीज है वो क्या है, वो जरा सुने ध्यान से, क्योंकि ये आपसे स्केचिंग तो कोई नहीं गिराता इनकी, लेकिन एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि जी इस कंपाउंड के हाउ मेनी सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स आर पॉसिबल, या हाउ मेनी ज्योमेट्रिक आइसोमर आर पॉसिबल। तो उस केस में आपने दोनों डबल बॉन्ड्स को चेक किया कि वो बना सकता है कि नहीं। तो इसके कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर बनेंगे? हाँ, 4, अच्छी बात है। अच्छा, अब देखें, एक सिस एक ट्रांस, फिर ये सिस फिर ये ट्रांस। अपेरेंटली आपको लगेगा 4, लेकिन दैट इज रॉन्ग। इनफैक्ट इसका आंसर होगा 6, सिर्फ 2। मैं ज्यादा कर रहा हूँ, आप और कम करेंगे। 6, 4 नहीं बनेंगे। 4 तो मैंने ड्रॉ कर दिया ना, लेकिन 2 और भी बनेंगे। तो मैंने कहा ये भी कोई नहीं बनवाएगा, तो 6 कौन बनवाएगा? एमसीक्यूज में आता है नंबर ऑफ आइसोमर। अगर आपको लगे 4 बनते हैं, 2 ऐड कर देने, ठीक है। क्यों करने हैं ये भी बता देता हूँ, लेकिन पेपर में बस 2 ऐड कर दें, बहुत सिंपल है। देखो, इस पे 2 डबल बॉन्ड्स थे, टेंशन नहीं लेनी। ये एग्जाम्पल क्लास में कराने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पेपर करते हुए आप फंसे ना, ये गलत ऑप्शन ना टिक करें, ठीक है ना। वरना बड़ा आसान तरीका होता है, एग्जाम्पल नंबर 3 पे ही आप बोल्ड हो जाए, ऑप्टिकल पे चले जाएं। लेकिन ये एग्जाम्पल मुश्किल वाली है, तो ये आती है, कोई इसमें ट्रिकी चीज नहीं है, ड्रॉ नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ आइसोमर पूछे जाएंगे। अगर दोनों डबल बॉन्ड पे सिस ट्रांस की कंडीशन पूरी हो रही है, तो देखो कैसे 6 हुए। इस डबल बॉन्ड पे सिस और इस पे भी सिस, 2 हो गए। फिर इस पे ट्रांस, इस पे ट्रांस, 4 हो गए। फिर इस पे सिस और इस पे ट्रांस, फिर इस पे सिस और इस पे ट्रांस, 6 हो गए। दोनों सिस, दोनों ट्रांस, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस, +2 कर दिया। समझ आई बात मेरी? अब इससे ज्यादा अगर समझाऊंगा ना तो टाइम वेस्ट होगा। आप लोगों ने सोचना है इसको थोड़ा, और इसको इससे ज्यादा सोचने का तरीका ये कि अगेन मैंने कहा आपसे स्केचिंग इसकी कोई नहीं करवाता, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। इस एग्जांपल के साथ लिख लें, इट विल शो 6 सिस ट्रांस आइसोमर्स। इसका तरीका ये, देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन की आप घर में जाके करना है, मैं सिर्फ हिंट दूंगा। चेन बनाए 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर आ रहा है? इधर आ रहा है। आपकी आसानी के लिए ना मैं इसको भी हाइड्रोजन कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी हाइड्रोजन कर रहा हूँ। तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 3rd 4th नंबर, और इधर 1 2 3 इधर है और इधर है। तो आपने करना क्या है, ये सारे मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसका फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट जो बताना था मैंने बता दिया। 4 + 2 करेंगे 6 आ जाएगा। करना आपने इसमें ये है कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे नीचे लगा दें सारे, या ऊपर लगा दें। ये सिस है, सिस ही बना है हाइड्रोजन के हिसाब से।
सेम साइड पे। अब दोनों डबल बॉन्ड पे ये 6 है, फिर दोनों डबल बॉन्ड पे इसको ट्रांस कैसे दिखाएंगे? अगेन आप 6 कार्बन बनाए, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड इधर है और इधर है। अब दोनों डबल बॉन्ड्स पे मुझे हाइड्रोजन के हिसाब से इसको ट्रांस करना है। कैसे करूंगा? एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, फिर एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस, फिर इसका सिस और इसका ट्रांस, फिर उसका सिस उसका ट्रांस, टोटल 6 हो जाएंगे। और 3 डबल बॉन्ड हुए अगर तो 6 + 2 कर दें, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला बनता है 2 to the power n, लेकिन वो फॉर्मूला पूरी तरह ठीक नहीं है, तो जो वो एग्जामिनर के पुराने टीचर होते हैं उन्हें पता है वो किधर फेल होता है फॉर्मूला, इसलिए वो मैं लिख नहीं रहा बोर्ड पे। जो एग्जांपल्स हैं वो इससे हो जाएंगे। लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड पे बनता ही नहीं, अगर ये CH2 होता तो उस पर तो कंडीशन पूरी नहीं हुई थी ना। तो फिर आपने ये नहीं है कि 2 डबल बॉन्ड देखे तो 4 + 2 करके, ये फिर 6 ऑप्शन भी होगा, 4 भी होगा, 2 भी होगा। नहीं अगर 2 डबल बॉन्ड है, अगर 2 डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड पे सिस ट्रांस नहीं बनता तो फिर उसका एक सिस एक ट्रांस, बस 2 ही आइसोमर बनेंगे, ठीक है ना। उसका सिस उसका ट्रांस, बस। दूसरे डबल बॉन्ड जो थर्ड एग्जांपल थी, थर्ड एग्जांपल में 2 डबल बॉन्ड थे, लेकिन सेकंड डबल बॉन्ड पे तो नहीं बन रहा था, उसमें सिर्फ दो ही आइसोमर है ज्योमेट्रिक, एक सिस एक ट्रांस। जिसमें 2 डबल बॉन्ड है और दोनों पे कंडीशन पूरी हो रही है, वहां पर ये चीज आएगी, ये एमसीक्यू में मिलेगी आपको। और ये इसका सिस और ट्रांस, नहीं मुझे समझ नहीं आई। सिस और ट्रांस सारे मैं बनाऊं? नहीं नहीं, ये तो आपने खुद करना ना बेटा, ये मैंने इतनी प्रैक्टिस इधर तक तो किसी को, मैंने सिर्फ यहीं तक एक्सप्लेन करता हूँ कि दोनों पे सिस फिर दोनों पे ट्रांस, कॉम्बिनेशन है ना प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, फिर इसका सिस इसका ट्रांस। जाहिर सी बात है, देखो अगर मैंने इसको सिस करना है तो दोनों हाइड्रोजन नीचे करूंगा, इसको ट्रांस करूंगा, फिर इसको सिस करूंगा, इसको ट्रांस करूंगा। ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, करेंगे तो समझ में याद रहेगा। और ना बने तो बस बॉटम लाइन ये कि +2 4 + 2 6 ये टेक करके आना है। ये अगर इस तरह की कोई चीज आएगी स्ट्रक्चर्ड पेपर में तो वो अच्छा खासा मुश्किल क्वेश्चन होगा। और जिन बच्चों को ये बात याद है कि सर ने 6 किस तरह पूरे किए थे, वही बना सकेंगे। इसकी स्केचिंग कौन करेगा? ये तो A2 में नहीं पूछते हो, नहीं आएगी, डोंट वरी। बस एमसीक्यूज के हिसाब से याद करो, बाकी वो मैंने प्रैक्टिस से बताई है, मेरे ख्याल से दैट शुड बी सफिशिएंट। दोनों सिस दोनों ट्रांस, फिर सिस ट्रांस। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आइसोमर में फिफ्थ टाइप है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, अच्छा ऑप्टिकल आइसोमर्स भी जो एटम्स की स्पेस में अरेंजमेंट है उनके हिसाब से होते हैं। देयर लाइक फिफ्थ टाइप ऑफ आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक के लिए आपने डबल बॉन्ड देखना होता है, और ऑप्टिकल कभी भी डबल बॉन्ड पे नहीं बनेगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड एट कायरल कार्बन। तो 3-4 पॉइंट्स मैं लिख के फिर उसके एग्जांपल्स पे आता हूँ। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड बाय कंपाउंड्स having a chiral carbon. तो जो कायरल कार्बन होता है उसको हम केमिस्ट्री में इस तरह एक स्टेरिक साइन से इंडिकेट करते हैं। कार्बन के ऊपर एक स्टेरिक साइन लगाते हैं। अगर किसी कंपाउंड पे ये स्टेरिक साइन लगा हो तो यू शुड नो कि ये कार्बन कायरल है। और कायरल कार्बन इज द वन व्हिच इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। कायरल कार्बन की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, अलग से कभी आ जाती है। So it's a carbon attached with 4 different atoms or groups. तो जब आप देखेंगे कोई कार्बन एटम 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से अटैच है, उसको हम कायरल कार्बन बोलेंगे। और वही कंपाउंड
ऑप्टिकल आइसोमर्स शो कर सकता है। अब कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के, प्रॉपर्टीज हैं, वो लिख के मैं एग्जांपल में ये सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके नीचे आप लिख लें कि ऑप्टिकल आइसोमर्स और मिरर इमेजेस, और मिरर इमेजेस को हम एनेंटियोमर्स भी कहते हैं। Enantiomers is a general word that we use for mirror images or reflections. And then optical isomers are tetrahedral, 109.5 degree. And then optical isomers are non-superimposable. इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर से। So optical isomers की प्रॉपर्टीज है, नॉन सुपरइम्पोजेबल, दे आर मिरर इमेजेस, और इसी के नीचे एक और पॉइंट ऐड कर लें कि दे आर केमिकली सेम but physically different. They are chemically same and physically different. Chemically इसलिए same होते हैं क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। फिजिकली एक प्रॉपर्टी सिर्फ चेंज होती है, वो मैं बताऊंगा आगे, बाकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। सिर्फ इनका जो लाइट की तरफ बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। और वो हमसे पूछते तो नहीं है, लेकिन वन शुड नो के ऑप्टिकल आइसोमर्स की जो फिजिकल बिहेवियर है टुवर्ड्स लाइट वो फर्क है। अच्छा, एक और चीज आप लिख लें इसके साथ कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर फाउंड by using polarimeter. एक टाइम था जब पोलैरिमीटर की थोड़ी डिटेल्स भी सिलेबस में थी, लेकिन अब नहीं है बिल्कुल भी। बट होता ही है कि एग्जामिनर करता ही है कि कुछ क्वेश्चंस में कोई ऐसा वर्ड या चीज यूज कर लेते हैं जो सिलेबस में होती है कभी, या नहीं भी है उस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड होती है, बट आपको याद नहीं रखनी होगी। तो उस चीज को पढ़ के कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद पोलैरिमीटर जो है वो सिलेबस में तो और हमने पढ़ा नहीं। लाइक दे स्टार्ट अ क्वेश्चन दैट polarimeter is used to find optical isomers in a compound. अब इस बात का हमें तो कोई फायदा नहीं है, अगर उसकी वर्किंग नहीं है और आपसे आगे कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमर स्केचिंग पूछ रहा है तो पोलैरिमीटर से आपको टेंशन में नहीं आना चाहिए। बट मैंने इधर लिख भी दी है कि दिस इज द डिवाइस व्हिच वी यूज टू फाइंड द ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब एग्जांपल्स पे इसको समझेंगे डायरेक्ट। अब ये कंपाउंड है और इसमें अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि जी कैन दिस कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और नॉट, तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने इसमें कायरल कार्बन ढूंढना है। ठीक है, अच्छा चलें ये तो हम ढूंढेंगे। मुझे ये बताएं कि कैन दिस कंपाउंड शो सिस ट्रांस आइसोमर्स? हैं जी, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, हाँ अगर एक कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड भी है और उसमें कायरल सेंटर भी है तो हो सकता है वो सिस ट्रांस आइसोमर भी शो करे, हो सकता है वो ऑप्टिकल भी शो करे। ठीक है, फिर आपने क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना है कि वो कौन से आइसोमर पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि विल दिस कंपाउंड बी एबल टू शो और फॉर्म स्टीरियो आइसोमर, थैंक यू। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैन दिस कंपाउंड शो स्टीरियो आइसोमरिज्म, तो स्टीरियो में फिर सिस ट्रांस और ऑप्टिकल दोनों काउंट होते हैं, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है ना कि ज्योमेट्रिक आइसोमर, ज्योमेट्रिक आइसोमर सिस ट्रांस का दूसरा नाम है, ऑप्टिकल का नहीं है। स्टीरियो में सिस ट्रांस और ऑप्टिकल दोनों काउंट होते हैं। तो अगर आपसे वो स्टीरियो पूछ रहा है फिर आपने उसको सिस ट्रांस के लिए भी चेक करना है और ऑप्टिकल के लिए भी चेक करना है, स्ट्रक्चरल में नहीं चेक करना। हमने ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ था ना ऑनलाइन क्लास में, आप लोगों ने असल में फ्राइडे वाली क्लास नहीं ली हुई, उसमें मैंने फ्लो चार्ट में शायद लिखे थे टाइप्स ऑफ आइसोमर। स्ट्रक्चरल के 3 टाइप्स हैं
स्ट्रक्चरल में कौन कौन काउंट होता है? चेन, पोजिशनल, फंक्शनल ग्रुप। और स्टीरियो में 2 काउंट होते हैं, सिस ट्रांस जिसको हम ज्योमेट्रिक भी कहते हैं और दूसरा ऑप्टिकल। बहुत से क्वेश्चंस तो इस तरह से हैं कि जिसमें एग्जामिनर ये वर्ड यूज कर रहा होता है कि विच ऑफ द आइसोमर सिस लाइक स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। इसका मतलब वो सारे पूछ रहा आपसे। कुछ क्वेश्चन में वो इस तरह से लिख देते हैं कि considering all the isomers suggest how many isomers are possible of this compound। जब वो ये बात कर दे तो फिर याद रखेंगे उसमें फिर वो 5 के 5 टाइप्स आपसे चेक कर रहा है कि वो चेन भी पूछ रहा है, स्ट्रक्चरल पूछ रहा है, सिस ट्रांस ऑप्टिकल। फिर वो कंपाउंड छोटा होगा लेकिन हो सकता है उसमें सारे भी बन रहे हैं, हो सकता है उसमें 2-3 बन रहे हैं। ये एमसीक्यूज में आती हैं ऐसी चीजें। खैर बात इधर से उधर चली जाती है। सिस ट्रांस इसका नहीं बनेगा, हम ऑप्टिकल ढूंढेंगे। अभी ऑप्टिकल के लिए हमने कायरल सेंटर ढूंढना है। सो विल दिस CH3 कार्बन भी कायरल? ये कार्बन कायरल है? नहीं कायरल, इस पे 3 हाइड्रोजन है, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो कभी भी याद रखें कि जो CH3 ग्रुप है, CH2 ग्रुप है या डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ये कभी भी कायरल नहीं होंगे, दे आर नेवर कायरल। इन इस तरह के कार्बन्स के ऊपर आपने टाइम नहीं वेस्ट करना सोच के तो देखें क्या क्या लगा हुआ है। CH3, CH2 और डबल बॉन्ड, नेवर कायरल। बाकी क्या रह गए इधर देखें, ये भी कायरल नहीं है, C डबल बॉन्ड OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये भी कायरल नहीं है, ये कार्बन कायरल है। हाँ, अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर इस पे पहले से आपको स्टेरिक साइन लगा दे तो फिर तो आपने कुछ भी नहीं करना, उसने आपको बता दिया ये कार्बन कायरल है। आपने इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनाने होंगे। अब जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ये क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल होंगे शेप में, इनकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। अच्छा, टेट्राहेड्रल का मतलब है कि आपने ये कार्बन ड्रॉ कर लेना है और इसके ऊपर 3D लाइंस जो हमने पढ़ी थी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में वो ड्रॉ करेंगे। सॉलिड लाइन, ब्रॉड लाइन, डॉटेड लाइन। और इन लाइंस की मीनिंग्स हैं, ठीक है ना। क्या मीनिंग्स है? ब्रॉड लाइन की क्या मीनिंग है? This group is attached here out of the plane outward, बाहर आपकी तरफ आ रहा है। ये वाला ग्रुप on the other side of the wall inward, ये दोनों in plane इस तरह से। क्या मतलब? इसको मैं इधर ले आऊं? इन लाइंस की पोजीशन नहीं चेंज करनी, इन लाइंस की मीनिंग भी चेंज नहीं करेंगे हम और पोजीशन भी। पोजीशन का मतलब है कि इसको उठा के मैं ऊपर ले जाऊं या इसको उठा के मैं इधर ले, थोड़ा सा रोटेट कर दें फिर कोई इशू नहीं। मतलब इट माइट लुक लाइक ऑन दिस साइड, ये ब्रॉड लाइन थोड़ी सी इस तरफ नजर आए, ये वाली लाइन ये ऊपर यही है ना, सॉलिड लाइन है। इस लाइन और इस लाइन में तो कोई फर्क नहीं है। टेट्राहेड्रल दिखना चाहिए बेटा, ये तो आपने 90 डिग्री पे बनाया है ना। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 3D, इट शुड लुक लाइक टेट्राहेड्रल। लकीली मेरे पास मॉडल अभी भी पड़े हैं, देखो टेट्राहेड्रल जो है ना, तो टेट्राहेड्रल नजर आना है। ये जो आप इस तरह से अगर इसको बनाते हैं ना, ये स्क्वायर प्लानर बन गया है, ये टेट्राहेड्रल नहीं है कि A2 में हमने स्क्वायर प्लानर भी पढ़ना होता है ना। तो टेट्राहेड्रल के लिए आपने इसको इस तरह से दिखाना है, इट शुड लुक लाइक दिस, इस तरह से नजर आना चाहिए। एक एटम क्लियरली पॉइंटिंग आउटवर्ड, ये दोनों इन प्लेन और ये इस तरफ, तो स्क्वेरिश लुक नहीं आनी चाहिए उसकी। दूसरा लाइंस को रोटेट मत करें। अच्छा, इसके सामने आप मिरर प्लेन बना लेंगे, शीशा जिसके सामने आपने इसको रखा हुआ है। तो जब आप इसको मिरर प्लेन के सामने रखेंगे तो ये लाइंस, ये वाली लाइंस स्विच कर जाएंगी, ठीक है ना, ब्लैक वाली। अच्छा, अब इसके सामने जब ब्लैक सॉलिड लाइन इधर आ गई, अच्छा अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिल्कुल क्लास के टाइम हो गया, मैं चाह रहा हूँ मैं एग्जांपल ये वाली एटलीस्ट एक करा दूं। ये कार्बन है, ये वाला कायरल जो बीच में है जिसपे सारे ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। अब
जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि एक तो आपने 3D शेप्स में ड्रॉ करने हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर 2D लाइंस के साथ नहीं बनाएंगे। इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस कार्बन के ऊपर आप कौन से 4 ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट है। इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, आप उसको इधर लिख दें। इस पे एक हाइड्रोजन है, आप इधर लिख दें। कौन सा ग्रुप किधर लिखना है ब्रॉड लाइन के साथ डॉटेड से, ही आपकी चॉइस है। इसमें कोई वो इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि जी छोटे ग्रुप ऊपर बड़े ग्रुप नीचे। फिर इसके साथ ब्रोमीन है और एक इसके साथ पूरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। So I repeat, which position do you put which group is not a problem, लेकिन जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो उस जगह पर वो ग्रुप्स उधर ही नजर आने चाहिए, फिर उनको रोटेट नहीं करेंगे। तो ब्रोमीन ऊपर चला गया, मिथाइल COOH इधर ही होगा, मिथाइल इधर होगा और हाइड्रोजन नीचे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो वर्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल है, कल मैं एग्जांपल्स आपको और भी कराऊंगा इनकी, लेकिन इस तरह की चीज रह जाती है समटाइम। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है अगेन कि अगर इस आइसोमर को उठा के मैं इस पे रखता हूँ तो सारे के सारे ग्रुप्स एक जैसे एक दूसरे पे नहीं आ सकते कभी भी। मतलब अगर मैं इसको उठा के इस पे रखता हूँ तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिथाइल पे आ जाएगा और ये मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ जाएगा। हाइड्रोजन ब्रोमीन तो इम्पोज करेंगे, लेकिन सारे ग्रुप आइडेंटिकल एक दूसरे पे इम्पोज नहीं होंगे। इट्स जस्ट लाइक इफ यू लुक एट माय हैंड, तो ये मेरा हाथ, इसके साथ अगर मैं इसको इस तरह से रखता हूँ तो ये सुपर इम्पोज हो गया सारी फिंगर्स। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लेके आता हूँ तो 3 फिंगर्स आर सुपर इम्पोज, बट ये थंब और लिटिल फिंगर नहीं हो रहे। तो ये सेम प्लेन्स में हम एटम्स मॉलिक्यूल्स को लेके आते हैं। जब मैं हाथ घुमाता हूँ तो इसका मतलब मैंने पूरा प्लेन रोटेट कर दिया, एक का रोटेट किया तो दूसरे का भी रोटेट होगा। ये नहीं कि आपने एक को तो उस प्लेन में रखा है तो दूसरे का अलग से प्लेन फोर्स करके रोटेट करके उसके सामने ले आए। In short, non-superimposable means cannot all the groups lie upon each other. Similar groups do not or cannot lie upon each other in the same planes. इसको बोलते हैं नॉन सुपरइम्पोजेबल। तो ये डिफरेंट है, ये बिल्कुल इस तरह से कि ये तो बड़ा कंपाउंड है ना, इससे समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपके पास एक मिरर प्लेन है और उसके सामने आप लेटर R लिख के रखें, कागज पे R लिख के अगर उसके सामने दिखाए रखें तो वो मिरर में इस तरह उल्टा नजर आएगा। खुद आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आप और आपका जो रिफ्लेक्शन है वी आर ऑप्टिकल आइसोमर्स एनएंटियोमर्स हैं। मी एंड माय रिफ्लेक्शन आर आइसोमर्स। फर्क क्या है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये जो कंपाउंड्स हैं ये सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। और डिटेल इसकी कल करेंगे, अब टाइम ऊपर हो रहा है तो A2 की क्लास की।